नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ पिरिडीन। अगर पिरिडीन का ऑक्सीडेशन कराए तो क्या होएगा, है ना। दूसरी चीज, मुझे एक बात बताओ, अपन ऑक्सीडेशन में ये पढ़ते हैं या तो हाइड्रोजन निकल जाए या ऑक्सीजन जुड़ जाए, है ना, वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझ रही हो ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँ ऑक्सीडेशन ऑफ पिरिडीन, है ना, पिरिडीन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, किस तरीके से होएगा देखो। नॉर्मली क्या होता है, पिरिडीन की वलय में ये जो पिरिडीन होती है उसकी वलय जो होती है वो क्या होता है, उसमें कार्बन सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उसके प्रति इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। चाहे तो अपन किसी भी कंपाउंड की कंपेरिजन, जैसे बेंजीन की कंपेरिजन में ले तो बेंजीन की कंपेरिजन में इसके जो कार्बन परमाणु होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है, और कम होने के कारण ये ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं उनके प्रति ये कम क्रियाशील होते हैं। लेकिन यदि कंसनट्रेट और बहुत ज़्यादा गर्म HNO3 लिया जाए या क्रोमिक एसिड लिया जाए, है ना, तो भी क्या होता है, उनकी प्रेजेंस में भी क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन एटम्स पर क्या होती है, बहुत कम होती है, तो वहाँ तो ऑक्सीडेशन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन अगर पर एसिड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाए, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है। ठीक है, कोई भी पर एसिड लिया जाए, ठीक है, तो ये क्या करता है, पिरिडीन ऑक्साइड का निर्माण करता है। समझ में आ रही, पिरिडीन एन ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो जिसकी प्रेजेंस अगर वो प्रेजेंट हो जाता है ना, पिरिडीन एन ऑक्साइड बन जाता है, तो उसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ रहे हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एक तो देखो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ती है। जैसे ही पिरिडीन एन ऑक्साइड बनता है तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो ऑक्सीजन जुड़ता है इसके साथ उस ऑक्सीजन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। तो इससे क्या होती है, पिरिडीन की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर ये चीज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ पिरिडीन, पिरिडीन में देखो इधर, पिरिडीन में नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण रिंग के सभी कार्बन एटम पर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है ना। क्या होता है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। इस कारण सामान्य ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रति ये कम क्रियाशील होते हैं, अर्थात रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं होता है।
है ना, रिंग का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। किंतु पर एसिड की उपस्थिति में pyridine ऑक्सीडाइज होकर, है ना, पर एसिड की उपस्थिति में pyridine ऑक्सीडाइज होकर pyridine एन ऑक्साइड का निर्माण क्या होता है, pyridine एन ऑक्साइड का निर्माण करती है। क्लियर, ये चीज किसका निर्माण होता है, pyridine एन ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। देखो अब पर एसिड अपन कुछ भी ले सकते हैं, है ना, जैसे मैंने लिख दिया परएसिटिक एसिड, या अपन क्या ले सकते हैं, पर बेंजोइक एसिड, या अपन क्या ले सकते हैं, MCPBA, है ना, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा किया तो देखो ऑक्सीडेशन हुआ pyridine रिंग का, और ये इस तरीके से, है ना, किसका निर्माण होएगा, pyridine एन ऑक्साइड का। बताओ इसे pyridine वन ऑक्साइड भी कह सकते हो ना, अरे इसे वन नाम दे देना, तो इसे क्या लिख सकते हो, pyridine वन ऑक्साइड, या क्लियर ये चीज, इसका निर्माण होएगा। समझ में मेरी बात, ठीक है। अब देखो ये बनता है, बताओ बनेगा क्यों, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल होता है ना, बाकी देखने पर तो लग नहीं रहा ना कि मोस्ट स्टेबल होएगा। ऑक्सीजन बाइवेलेंट होता है जो तो यूनिवेलेंट है, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है जो कि टेट्रावेलेंट है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं अपन, नॉर्मली जैसे मैंने ये लिखा, ये करा, ठीक है। देखो इसको मैं, इस पर माइनस रहता है और इस पर प्लस रहता है, ये ऐसे रहते हैं। समझ रहे आप लोग मेरी बात, बताओ इसको और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों ही न्यूट्रल है, अरे ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, बात समझ रहे हो ना मेरी, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे ये स्टेबल है क्योंकि आयनिक चार्ज आ गया पहले तो इस पे, ठीक है। कोई जो बाइवेलेंट था वो क्या हो गया, यूनिवेलेंट हो गया, और जो ट्राइवेलेंट था वो टेट्रावेलेंट हो गया। क्लियर क्या। अब देखो इसको अपन कैसे शो कर सकते हैं, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा, ठीक है। स्टेबिलिटी अपन कैसे बता सकते हैं, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा। क्लियर, तो मैं यहाँ पे लिखूँ pyridine एन ऑक्साइड एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। pyridine एन ऑक्साइड एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसकी व्याख्या इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द्वारा की जा सकती है ना। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर pyridine एन ऑक्साइड में,
देखो इधर मैंने क्या कहा, ये pyridine N ऑक्साइड है ना, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी तो बना सकती हूँ ना, किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है ना भैया, तो अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेना पहले, क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे घुमाऊँ, समझे ना, तो N ये माइनस से इसका पॉजिटिव चार्ज गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे घुमाया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। फिर इसको ऐसे घुमाया, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, समझ में, ये लोन पेयर रहेंगे नहीं इस पे, समझ रहे हो। अब देखो इसको इस तरीके से घुमाया, प्लस वापस आ गया और ये ऐसे, ठीक है। अब देखो ये इधर और ये इधर, समझ रहे हो ना बात, देखना ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, ठीक, और ये पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है, क्लियर ना ये चीज़। अब देखो आगे देखना, मैं करूँ इसको इधर और इसको इधर, N डबल बॉन्ड O, ये प्लस, या यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये नेगेटिव, अब ये इधर और ये इधर, ये ऐसे, ये नेगेटिव और ये ऐसे और ये पॉजिटिव, समझ में बात। फिर ये इधर और ये इधर, ये ऐसे और ये ऐसे, क्लियर क्या बात है ना। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो वो कैसे बनाऊंगी, ये इस तरीके से, समझ में है आप लोगों को बात, ठीक है। अब देखो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल क्या हुई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। तो मुझे एक बात हो, इतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी तो ये तो नहीं कह सकते अपन कि ये लेस स्टेबल है ना, स्टेबिलिटी इसकी है और ये बनता है, मोस्ट स्टेबल है। इसी कारण पर एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, pyridine N ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देखो ये क्या होते हैं, इसके कुछ ऐसे भी प्रोसेस है जिससे क्या होता है, ये pyridine जो N ऑक्साइड है ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, pyridine में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ करवा दे, है ना बेटा, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी रिएक्शन PCl3 के साथ करवा दें, लिखो, देखो pyridine N ऑक्साइड को फॉलोइंग रिएक्शन द्वारा वापस pyridine में चेंज किया
जा सकता है ना। वापस क्या कर सकते हैं अपन, इसे पिरिडीन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट रिएक्शन देखना, अगर इसकी रिएक्शन है ना, पिरिडीन की रिएक्शन, अगर इसकी रिएक्शन में PCl3 के साथ करा दूँ, ये ना पिरिडीन एन ऑक्साइड, पिरिडीन एन ऑक्साइड को फॉलोइंग रिएक्शन द्वारा वापस पिरिडीन में चेंज किया जा सकता है। अगर PCl3 के साथ रिएक्शन करा दूँ, देखो ये प्लस और ये माइनस, बताओ ये इस पर अटैक करेगा, अटैक करा तो ये बना ओ PCl3 माइनस, इसको दे दिया माइनस चार्ज, ये ऐसे ही ऐसे ये ऐसे। अब ये बॉन्ड ना यहाँ से ब्रेक होएगा इस तरीके से, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग? तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, ये तो पिरिडीन अपना, ठीक है, और ये POCl3, ये यहाँ पे आता है ना, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड है ना, P डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके से जुड़ेगा। क्लियर क्या? ठीक है, एक तो प्रोसेस है ये, है ना। और देखो दूसरा प्रोसेस क्या है कि अपन इसके नॉर्मली इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवा दे, है ना। पहला रिएक्शन तो ये हो गया ना, यहाँ पे लिख दो, जब पिरिडीन एन ऑक्साइड की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाई जाती है ना। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी देखो, यदि पिरिडीन एन ऑक्साइड है ना, यदि पिरिडीन एन ऑक्साइड की अभिक्रिया, पिरिडीन एन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाए तो भी पिरिडीन एन ऑक्साइड से पिरिडीन का निर्माण होता है। ठीक है, देखो जैसे ये लिया पिरिडीन एन ऑक्साइड, ठीक है, ये ले लिया CH3CH2I, ठीक, ये इसकी रिएक्शन ये बाहर, ऐसा हुआ तो देखो ये N, ये प्लस, ये ऑक्सीजन, ये CH और ये CH3, समझ में आ रही है ना। देखो ये इधर और ये इधर, ऐसा हुआ तो देखो देखो इधर ये जो बॉन्ड घुमाया था ना, देखो ये कैसे घूमेगा, ये इधर और ये इधर इस तरीके से घूमेगा। इधर देखो इसमें भी ये ऐसे घूमा, इधर देखो हाइड्रोजन H+ फॉर्म में गया, ठीक है, और क्या बन गया इधर ये CH3CHO, मतलब पिरिडीन एन ऑक्साइड ने एल्किल हैलाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया और ऑक्सीडेशन से क्या बन गया, कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बना, एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा कि जो पिरिडीन एन ऑक्साइड होता है ना, इसकी रिएक्टिविटी, जैसे कई कंडीशन ऐसी होती हैं उसमें इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है, पिरिडीन से भी ज़्यादा होती है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दूँ, कुछ विशेष
कंडीशंस में pyridine एन ऑक्साइड की रिएक्टिविटी, pyridine एन ऑक्साइड की रिएक्टिविटी pyridine से ज़्यादा होती है। क्लियर ये चीज़ ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब देखो सोडियम के साथ अभिक्रिया, ये हो गया। अब देखो सोडियम के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ सोडियम, देखो सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये क्या करता है, pyridine सोडियम के साथ अभिक्रिया करके डाई सोडियम व्युत्पन्न बनाएगा, डेरिवेटिव बनाएगा, जो क्या होगा एरिया वाटर की प्रेजेंस में 4,4 डाई pyridyl का निर्माण करेगा। क्या हो जाएगा उसमें 4,4 डाई pyridyl में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। देखो लिखो मैं इस चीज़ को, pyridine सोडियम के साथ रिएक्शन करके, है ना, pyridine सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, डाई सोडियम डेरिवेटिव करके डाई सोडियो डेरिवेटिव का निर्माण करता है। डाई सोडियो डेरिवेटिव का निर्माण करता है जो 4,4 डाई pyridine या pyridyl, है ना, में परिवर्तित हो जाता है ना, जो 4,4 डैश डाई pyridyl, देखो इसे डाई pyridyl भी बोल सकते हैं, डाई pyridine भी बोल सकते हैं, ठीक है। डाई pyridyl या डाई pyridine कुछ ही लिख लो, pyridyl भी लिख देती हूँ, है ना। डैश pyridyl में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। देखते हैं, चलो देखो इसमें क्या होता है कि जैसे सोडियम है ना, सोडियम की रिएक्शन, सॉरी pyridine की रिएक्शन किससे कराए, सोडियम के साथ कराए, ठीक है। ये हुई, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने ले लिया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होएगा एक दूसरे से, तो यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा। ये समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखना, अब इस नेगेटिव चार्ज वाले का जैसे ये इधर गया, ये इधर जाए यहाँ से, ठीक है। तो मुझे एक बात बता, जो 4th पोजीशन है ना, 4th पोजीशन ये वाली, ये और दूसरे pyridine की जैसे ये वाला लिया है, उसकी 4th पोजीशन पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करेगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। जैसे मुझे एक बात बताओ, इससे ये बना क्या, है ना, इससे ये बनेगा, ठीक है। अब ऐसे दो मॉलिक्यूल क्या होंगे, जुड़ेंगे आपस में, ठीक है। तो जुड़ेंगे तो देखो किसका निर्माण करेंगे, जैसे ये दो मॉलिक्यूल हुए तो ये भी दो मॉलिक्यूल बने, और वो जुड़कर देखो इधर क्या बनाएंगे, जैसे ये Na, ये सोडियम, ठीक है। देखो ये इस तरीके से घूम रहा है ना, ये घूमा, जैसे क्या करूँगी इसको मैं, ये इस तरीके से आया, ठीक है, ये ऐसे आया और ये ऐसे आया,
ये वाला बॉन्ड, जैसे इसको ये करूँ और इसको ये करूँ, इधर देखो जैसे ये इधर गया और ये इधर गया तो ये वाला अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करा तो देखो ये बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। ये बॉन्ड इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, है ना, ये N और ये Na, समझ में मेरी ये बात है, ठीक है। देखो इधर ये ऐसे, बताओ यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन भी तो है, क्लियर। अब देखो यहाँ से ये ऐसे है ना, यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे, क्लियर। क्या सोडियम बाहर H+ निकला ना यहाँ से, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। तो देखो क्या बना, N ये ऐसे, ठीक है। या जैसा घूम रहा है ना, मैं इसको वैसे बना देती हूँ। ये ऐसे और ये ऐसे, क्या नाम है इसका, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो डैश 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 4 डैश डाई पीरिडाइल, क्लियर। क्या या क्या बोल देंगे 4 डैश डाई पीरिडीन। बात समझ में, इस तरीके से डाइमर का निर्माण हो जाएगा, क्लियर। क्या, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन हुई। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन देखना, रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इसका रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ pyridine, ठीक है। देखो क्या होता है कि pyridine का जो रिडक्शन होता है वो डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाया जाता है। मैंने क्या कहा, pyridine का जो रिडक्शन है वो क्या होगा, डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाया जाएगा, है ना। और अगर डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाया जाए तो क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्ट देंगे, पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात क्या होती है, क्योंकि pyridine में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करता है अपनी, है ना, ठीक है। और उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण क्या होता है, कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं और इस कारण उनका रिडक्शन आसानी से हो जाता है। जैसे और की कंपैरिजन में बात करें, जैसे बेंजीन के कंपैरिजन में pyridine का रिडक्शन आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, सबसे पहले तो pyridine में है ना, ये है ना अपना pyridine, ठीक है। pyridine में नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण रिंग के कार्बन एटम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, अतः इनका रिडक्शन, या मैं कहूँ अतः
अतः इसका रिडक्शन बेंजीन की तुलना में आसानी से हो जाता है ना। बेंजीन की तुलना में क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण जो रिंग के कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, और इस कारण इसका रिडक्शन बेंजीन की तुलना में भी बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, जैसे पहला लिखा, पहला पॉइंट है ना, पहला रिडक्शन, मैंने कहा डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि अगर रानी निकल की प्रेजेंस में है ना एक वायुमंडलीय दाब पर पिरिडीन को रिड्यूस करवाया जाए है ना, तो पिपेरिडीन प्राप्त होता है। समझ में आ रही है ना, तो क्या प्राप्त होएगा, पिपेरिडीन प्राप्त होएगा, जिसको अगर 573 केल्विन टेम्परेचर पर HI के साथ रिएक्शन करवाई जाए है ना, HI के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो N पेंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, लिखूँ मैं नेक्स्ट रिएक्शन, यदि पिरिडीन को रानी निकल की उपस्थिति में एक वायुमंडलीय दाब पर अपचयित करवाया जाए तो यह पिपेरिडीन का निर्माण करता है ना। देखो कैसे, ये पिरिडीन प्लस ये H2 है ना, 3H2 लिया है ना, 3 डबल बॉन्ड है ना, तीनों रिड्यूस होंगे, ये लिया रानी निकल। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ठीक है, रानी निकल के प्रेजेंस में देखो रिडक्शन करवाया और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, तो देखो ये पिपेरिडीन का निर्माण करेगा ऐसे। ठीक है, ये क्या बन गया, पिपेरिडीन बन गया। क्लियर ये चीज़? ठीक है, अब देखो यदि पिपेरिडीन को 573 केल्विन टेम्परेचर पर, यदि पिपेरिडीन को 573 केल्विन टेम्परेचर पर HI के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो, अभिक्रिया करवाई जाए तो N पेंटेन का निर्माण होता है ना। किसका निर्माण होता है, N पेंटेन का निर्माण होता है। ठीक है, लिखते हैं इस रिएक्शन को। देखो ये पिपेरिडीन लिखा, ठीक है, इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाई 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो देखो ये बनेगा, ये क्या है, इसको ऐसे लिख दूँ CH2 CH3 CH2 CH2 और ये CH3, क्या बोलेंगे इसे, N पेंटेन। बात क्लियर? क्या किसका निर्माण होएगा, N पेंटेन का। क्लियर ये चीज़ भी? ठीक है, अब देखो पिरिडीन का बर्च रिडक्शन है ना,
बर्च रिडक्शन कैसे करते हैं। देखो क्या होता है बर्च रिडक्शन में, पता है आप लोगों को बर्च रिडक्शन का जो रिएजेंट होता है क्या लेते हैं अपन, सोडियम लेते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं, सॉरी लिक्विड नाइट्रोजन क्या, अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, यदि पिरिडीन का रिडक्शन सोडियम व लिक्विड अमोनिया, सोडियम व लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में करवाया जाए तो 1,4-डाईहाइड्रोपिरिडीन किसका निर्माण होएगा, 1,4-डाईहाइड्रोपिरिडीन का निर्माण होता है ना, 1,4-डाईहाइड्रोपिरिडीन का निर्माण होता है। क्लियर, इस सभी क्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को बर्च रिडक्शन, है ना, इस अभिक्रिया को बर्च रिडक्शन कहते हैं। क्लियर, देखो बर्च रिडक्शन कैसे होएगा, ये लिया पिरिडीन, ठीक है, इसकी रिक्वेशन कराई और लिक्विड अमोनिया से, ठीक है, रिएक्शन हुई तो देखो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये NH और ये H और ये H। कहने का मतलब है संपूर्ण रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। इसे क्या कहेंगे, 1,4-डाईहाइड्रोपिरिडीन। क्लियर बात, ये क्या हो जाएगा, बर्च रिडक्शन, इसे क्या कहेंगे अपन, बर्च रिडक्शन। क्लियर, अब देखो यदि इसका रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाया जाए, LiAlH4 की प्रेजेंस में करवाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शन देखना, यदि पिरिडीन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यदि पिरिडीन का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाया जाए, हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाया जाए तो 1,2,5,6 टेट्रा हाइड्रोपिरिडीन, 1,2,5,6 टेट्रा हाइड्रोपिरिडीन प्राप्त होता है ना, 1,2,5,6 टेट्रा हाइड्रोपिरिडीन प्राप्त होता है। क्लियर, इसमें भी बताओ हाइड्रोजन का एडिशन ही हो रहा है, ये प्लस
LiAlH4। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। रिएक्शन हुई और ये बना, देखो ये ऐसे, क्या नाम दो इसे, 1 2 5 6, 1 2 3 4 5 6। आई के बात समझ में, टेट्रा हाइड्रोपिरिडीन। क्लियर, 1 2 5 6 टेट्रा हाइड्रोपिरिडीन ये बनेगा, समझ में ये चीज़। क्लियर, तो ये क्या थी, पिरिडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये पिरिडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी हो चुकी है। आप देखो इनमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। अब क्या तो इम्पोर्टेंट होएगा, सारे पढ़ा दिया तो सारे पढ़ लो, है ना। तो वो चीज़ है जो पढ़ोगे वही इम्पोर्टेंट होएगा। देखो सीधी सी बात ये है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ देखो क्या है कि देखो पढ़ा है सारा यही, छोड़ना तो छोड़ोगे तो किसको छोड़ोगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को छोड़ोगे या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को छोड़ोगे। बस दो ही तो चीज़ें आप लोगों को पढ़ने के लिए कंपाउंड की, या तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। बात समझ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा और थोड़ी कोई चीज़ है नहीं, है ना। तो बस आप लोगों को ये वाली बात ध्यान में रखनी है। क्लियर, ये कंप्लीट हो चुका है केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो नेक्स्ट अपना जो बचा है पिरिडीन में, वो क्या बचा है, स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ पिरिडीन, है ना। स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ पिरिडीन ये बचा है, ठीक है। इसके बाद में देखो पिरिडीन वाला कंसेप्ट भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो क्या होता है कि जो पिरिडीन है ना, पिरिडीन की सबसे पहले तो देखो इसकी रेजोनेंस जो थ्योरी है ना, जो VBT है अपनी रेजोनेटिंग थ्योरी, वो कैसे होती है। देखो रेजोनेंस से अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं पिरिडीन की स्ट्रक्चर को। रेजोनेंस थ्योरी, ठीक है। देखो रेजोनेंस थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहले तो पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, है ना, ये कहती है। और क्या कहेगी, समझ रहे हो, ये ऐसे इस तरीके से, देखा ये इधर गया, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ इसका, ये इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है, ठीक है। अब देखो जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है ना, जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है उसमें नाइट्रोजन एटम पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्पष्ट है कि ये जो पूरी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या होती है, इस वॉल मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज रहती है। समझ में आ रही है, डीलोकलाइज रहती है, पहली चीज़, ठीक है। देखो मैं बोलूँ पिरिडीन एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम है, पहली चीज़। और उन 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का मुझे एक बात बताओ, डीलोकलाइजेशन हो रहा है क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट, ठीक है। बताओ ऐसा हुआ तो ये फॉलो द हक्कल्स रूल, है ना।
हैकल रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें जो हर एटम है ना, एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर क्या ये वाली बात भी है ना, एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। चाहो तो मैं कार्बन की बात करूँ, 5 कार्बन की बात करूँ या नाइट्रोजन की बात करूँ। क्लियर ये चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है हर एटम, तो मुझे एक बात बताओ ये कैसा होएगा, प्लेनर या नॉन प्लेनर? तो अपन कहेंगे प्लेनर। समझ में? नेक्स्ट चीज़ क्या बोली, ये कैसा सिस्टम है, प्लेनर सिस्टम है। क्लियर? देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दैट इज द हकल इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है? डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उन 6 पाई इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या करता है, हकल रूल को फॉलो करता है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड तो है, और उसके साथ साथ क्या है, प्लेनर कंपाउंड भी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ये साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड है। क्यों साइक्लिक क्यों है? क्योंकि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C5H5N। ये क्या होता है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C5H5N। क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसका अपन स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। अब उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन को अपन अल्टरनेट मैनर पे, क्योंकि तो ही तो उनमें डिलोकलाइजेशन होएगा। समझ में आ रही है? क्योंकि वैलेंसी ऑक्टेट वगैरह सब कुछ कम सेटिस्फाई करके अपने को रखना पड़ता है उनको। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला C6H5 दैट इज ए साइक्लिक कंपाउंड, और बिकॉज ऑफ एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, सो इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल एंड फॉलो द हैकल रूल। सो वी कैन से दैट pyridine इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ दैट मीन्स pyridine इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, है ना, लिख सकते हैं ना अपन। सो वी कैन से दैट pyridine इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर ये चीज़? दूसरी चीज़ देखो, बताओ ये एरोमेटिक कंपाउंड है, दैट्स व्हाई इट इज गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। क्लियर ना ये चीज़ भी? क्योंकि क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड की कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अपन ये देख सकते हैं ना कि इसमें 2 तो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है ना, और बाकी की क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो इसमें जो कार्बन नाइट्रोजन जो बॉन्ड लेंथ होती है, बोले तो 2 प्रकार की, रिंग में तो 2 प्रकार की बॉन्ड लेंथ है, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है और एक कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है। वो बॉन्ड लेंथ क्या होती है कि जो सिंगल कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है उससे कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उनमें क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है, ये सभी क्या होती है, सेम प्रकार की होती है। बोले तो इसकी बात नहीं कर रही हूँ, कार्बन कार्बन सेम टाइप वाले, बोले तो 2 ही प्रकार की बॉन्ड लेंथ पाई जाती है। एक तो किसके कारण होगी, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ के कारण, और एक किस कारण होगी, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के कारण, सिर्फ 2 प्रकार की। तो ये तभी तो पॉसिबल है जब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो, पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो। अगर इनका डीलोकलाइजेशन होएगा तो ही ये प्रेजेंट होंगे, इस 2 बॉन्ड लेंथ पाई जाएगी। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा होता ही नहीं तो कार्बन नाइट्रोजन, एक तो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड लेंथ होती, एक कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती, ऐसे ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ होती और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती, लेकिन इसमें ऐसा नहीं पाया जाता है। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो क्या है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम है, और वो sp2 हाइब्रिडाइज जो नाइट्रोजन एटम है वो क्या है, नॉर्मली कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। पहले तो देखो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ही, दूसरी देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया उसमें, तो उसमें परसेंट s करेक्टर और बढ़ गया। बताओ परसेंट s करेक्टर और बढ़ गया तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई। समझ में आ रही? तो उसकी इसे बढ़ी हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करता है और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहता है, जिससे ये तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह व्यवहार करता है, बाकी के जो कार्बन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आसानी से देते हैं। यह मैं कहूँ इनका जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है
वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना होके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्योंकि बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर एरोमेटिक कंपाउंडों में, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंडों की देखो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ रहे हो मेरी बात है, ठीक है। तो लेकिन अगर उनमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, एक या एक से ज़्यादा, जिससे कि रिंग डेफिशिएंट हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए, तो उस पोजीशन में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल रिंग पर अटैक कर सकता है और नॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। आई क्या बात समझ में, ये भी क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी रेजोनेंस थ्योरी है, ठीक है। तो रेजोनेंस थ्योरी क्या कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ pyridine इज C5H5 and pyridine contain 6 pi electron, that means it is a 6 pi electron containing system and the 6 pi electrons are delocalized wall the system या wall the ring, that means we can say that the pyridine follow the Huckel's rule, क्लियर क्या, ठीक है। देखो every atom in the pyridine is sp2 hybridized, so pyridine is a planar compound, क्लियर क्या कह सकते हैं ना अपन, pyridine एक प्लेनर कंपाउंड होता है, क्लियर ये चीज़, ठीक है। सो फॉर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन से दैट pyridine इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, क्लियर। सभी गुणों को शामिल करते अपन कह सकते हैं pyridine एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोगों को क्या बताई कि ये pyridine इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये तो क्या हुई, इसकी रेजोनेंस थ्योरी हुई। अब देखो MOT थ्योरी क्या कहती है ना, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MO थ्योरी, ठीक है। देखो MO थ्योरी क्या कहती है कि pyridine में जो हर एटम होता है ना, उस पर क्या होते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। कौन से होते हैं, अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल होते हैं, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। देखो इसका अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल ऐसा बनाया, इसका ऐसा बनाया, इसका ऐसा बनाया और इसका ऐसा बनाया, अरे क्या बात समझ में, इसका ऐसे, क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो देखो क्या होएगा कि जो इसके अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, कोलैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, है ना, और कोलैटरल ओवरलैपिंग से क्या करते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उनको अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो इसको इस तरीके से, ये यहाँ पे बना, ये यहाँ पे बना ऐसे, या फिर यहाँ पे बना, समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। ऐसे ही देखो इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है। बताओ ये ऐसे भी तो बन सकता है, ठीक है, बात समझ रहे हो आप लोग मेरी, ठीक है। तो देखो मतलब ऐसा ही होगा, ऊपर वाली लोब ऊपर वाले से कोलैटरल ओवरलैपिंग बोले तो ऊपर वाली लोब ऊपर की साइड एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाएगी और नीचे वाली लोब नीचे की साइड एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाएगी। इस कारण मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। अल्टरनेटिव मैनर पे देखो, अल्टरनेटिव है ना, अल्टरनेटिव मैनर पे सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो इसको देखो मैं इस तरीके से लिख दूँ, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। तो देखो ऊपर वाली लोब ऊपर की साइड से, इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ, ये, ठीक है। ये देखो ऊपर वाली लोब ये ऊपर की साइड से है ना, और नीचे वाली लोब नीचे की साइड से, ये बताओ इस तरीके से एक रिंग तो होगी ऊपर की साइड और एक रिंग होगी नीचे की साइड, क्लियर। इस तरीके से ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो ऊपर की लोब बना रही है वो भी और जो नीचे की लोब बना रही है वो भी। समझ में आप लोगों को ये बात, इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इसकी MOT थ्योरी पढ़ते हैं, क्लियर। ये pyridine आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। HW है, आप लोग इसकी थ्योरी खुद लिखोगे, समझ में ये बात, ठीक है। दैट्स ऑल।